Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. तो आज हम जानेंगे पढ़ेंगे अपनी वस्तु। अब आगे देखेंगे। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाएगा, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब बच्चों सुनो, अब आगे। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। राजी होना यानी तैयार होना, ठीक है। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे जोरों की भूख लगी है, यानी तीव्र बहुत भयंकर भूख लगी है। अब जैसे महात्मा जी ने बोला था कि भूमि इसका फैसला करेगी, ठीक है, तब उन्होंने ये भी बोला कि अगर लेकिन तुम्हें इसका फैसला मान्य है, इन्हें स्वीकार करना होगा। तब वो दोनों राजी हो गए कि हाँ, भूमि जो भी फैसला करेगी हमें वो स्वीकार है, ठीक है। तो दोनों भाई इस बात के लिए राजी हो गए। अब दोनों भाई राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले मेरे को बहुत भयंकर तेज़ भूख लगी है, तो पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी ने क्या बोला, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय यानी भूमि का फैसला हो जाए, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे, यानी आपको पेट भर कर खाना खिलाएंगे। अब जैसे महात्मा जी ने भोजन का बोला तो भाइयों ने क्या बोला, नहीं, पहले आप एक बार भूमि का निर्णय कर लीजिए, क्योंकि उनको बहुत जल्दी है कि ये भूमि किसकी है, एक बार इसका फैसला हो जाए तो वो तसल्ली हो जाए। तो उन्होंने यही बोला महात्मा जी को, पहले भूमि का निर्णय हो जाए, उसके बाद ही हम आपको पेट भर के आराम से अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा। महात्मा जी ने क्या बोला, भूमि का निर्णय यानी फैसला तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। अब देखो, भूमि में कहीं भागती है क्या, चलती है क्या, है ना बच्चों, नहीं चलती है। तो महात्मा जी ने यही बोला कि फैसला तो हो ही जाएगा, भूमि है कहीं जा तो नहीं रही है, तो पहले आप क्या करो, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। अब मन मस्तिष्क यानी क्या होता है, दिमाग, ठीक है, मस्तिष्क यानी दिमाग। अब तो महात्मा जी बोल रहे हैं कि एक बार भोजन हो जाए तो मेरा मन मस्तिष्क यानी मेरा दिमाग, जैसे पेट में भूख लगती है तो दिमाग काम नहीं करता है ना, ऐसे ही होता है ना आप सबके साथ। तो अब वो बोल रहे हैं कि एक बार मेरा खाना हो जाए तो मेरा मन और मस्तिष्क ठिकाना आ जाए, यानी मेरा दिमाग कुछ काम करने लग जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। किसको बोल रहे वो, दोनों भाइयों को। महात्मा जी बोल रहे हैं, आप दोनों घर जाओ अपने, और अपने घर से मेरे लिए भोजन बना के ले आओ। तब तक हम यहीं बैठते हैं। और ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया पर बैठ गए। तो महात्मा जी ने क्या किया, पहले दोनों भाइयों को भेजा अपने घर पर भोजन के लिए, और वो पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। अब आगे देखेंगे। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। पहले हम कठिन शब्दार्थ के अर्थ जानेंगे। तत्पश्चात यानी इसके बाद। अब देखिए,
दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। यानी जब दोनों भाई घर गए तो अपने घर से क्या लाए? भोजन। महात्मा जी के लिए बहुत स्वादिष्ट और अच्छा भोजन लेके आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। महात्मा जी ने क्या कहा कि आप दोनों भी मेरे पास बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। यानी इसके बाद उन्होंने क्या किया? जो भोजन लेके आए दोनों भाई मिलकर उन भोजन के 3 भाग किए थे। एक तो खुद के लिए और 2 उन दोनों भाइयों के लिए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं ये भोजन करने लगे। आदेश देना, आज्ञा देना, ठीक है। तो दोनों भाइयों को खुद ने भी भोजन किया और दोनों भाइयों को आदेश दिया, यानी आज्ञा दी कि आप दोनों भी भोजन कर लो। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा कार्यवाही, कार्यवाही का अर्थ है कार्य करना, यानी जो भी कार्य किया उन्होंने, दोनों भाइयों को बोला जाओ भोजन बनवा के लाओ, ठीक है, और फिर भोजन करना, ये सब कार्यवाही और बातचीत के का उद्देश्य क्या था उनका? महात्मा जी का केवल एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। क्रोध यानी गुस्सा, ठीक है। तो उन दोनों का क्या था? महात्मा जी का क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था कि समस्त कार्यवाही का? क्योंकि जैसे उनको बातचीत की, खाने के लिए बोला, फिर खाना लेने के लिए गए, फिर आए वापस, फिर खाना लेके आए, खाना खाया सबने मिलकर। तो ये समस्त जो कार्यवाही था उनका मेन उद्देश्य महात्मा जी का यही था कि इन दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि इन्हें समझाया बुझाया जा सके। यानी जो समस्त कार्यवाही हुई उसमें 2 घंटे लग गए थे। अब पता है ना, किसी का झगड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो वैसे इनका जो खाना खाने में, सब कार्यवाही में कम से कम लगभग 2 घंटे निकल चुके थे। तो 2 घंटों में उनका गुस्सा कुछ शांत हो गया, ताकि गुस्सा शांत होने के बाद क्या दोनों को आराम से समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही, और हुआ उनके साथ भी यही था। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त होना यानी कर चुकना, यानी उन्होंने भोजन कर लिया तो काफ़ी शांत थे। यानी जब महात्मा जी ने जो उनका उद्देश्य था वो सही हुआ, उनका लक्ष्य, क्योंकि दोनों भोजन के बाद काफ़ी शांत हो गए थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में एक विनय की, चरणों में विनय की निवेदन किया, विनय निवेदन किया कि महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। कि निर्णय अर्थात फैसला। तो उन्होंने बोला महात्मा जी ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं। उनको लग रहा था ये महात्मा जी ऐसे ही बोल रहे हैं, ये भूमि तो कोई फैसला नहीं करने वाली। तो महात्मा जी आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। अब आगे महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर ही इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वह भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी बोले ये भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस दोनों में किसी के भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब देखेंगे प्रयत्न। पहले प्रयत्न यानी प्रयास, और गंभीर गहरी भारी आवाज़ में, वाणी आवाज़, ठीक है। व्यर्थ बेकार और पीढ़ियों यानी पुश्तों। अब देखिए महात्मा जी कहते हैं हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं, यानी जो भूमि है हम इसी से पूछ लेते हैं और फिर बाद में इसका निर्णय हो जाएगा। ये कर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, यानी जो ज़मीन थी वो नीचे बैठकर अपने कान को भूमि के साथ लगाया और ऐसे प्रयत्न कर रहे थे, यानी कोशिश कर रहे थे ऐसे जैसे वो कुछ सुनने का उनको कुछ सुनाई दे रहा है। वो इस तरह कोशिश कर रहे हैं जैसे उनको उस ज़मीन से कुछ सुनाई दे रहा है। कुछ देर तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए, ठीक है। अब वो ऐसे कान लगा के बैठ गए ज़मीन से, और इस तरह बैठे थे और जैसे उनको कुछ सब कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। सुनने के बाद वो सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में यानी भारी आवाज़ में, तेज़ एकदम भारी आवाज़ में बोले ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। वो क्या बोले? ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है, ठीक है।
दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है। अब जैसे महात्मा जी ने बोला कि वो एकदम टेंशन, मतलब एकदम चिंता में आके बोले। महात्मा जी कैसे बोले, चिंता में आके बोले कि भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब जैसे महात्मा जी चिंता में बोले तो दोनों भाई एकदम घबरा के और बोले महाराज ये भूमि क्या बोल रही है, क्या कह रही है। महात्मा जी बोले ये भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अब क्या बोल रही है भूमि कि तुम ये दोनों भाई है व्यर्थ यानी बेकार में ये मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। अब वो क्या बोल रहे हैं, यानी ये दोनों भाई जो झगड़ा कर रहे हैं इन दोनों में से मैं किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, फिर बाद में भूमि क्या बोली है, हाँ ये दोनों अवश्य मेरे हैं, यानी ये जो मैं इन दोनों की नहीं हूँ लेकिन ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। ठीक है, अब तो देखो आप इसमें क्या बोली भूमि, जैसे तो ये मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये दोनों मेरे अवश्य है, ये दोनों मेरे ज़रूर है लेकिन मैं इनकी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा। यानी जैसे जन्म होता है फिर मृत्यु हो जाती है, तो इनकी पीढ़ियाँ यानी इनके पिताजी, दादा, परदादा, उनके भी दादा परदादा, तो इस तरह मैंने उनकी सारी पीढ़ियों को मैंने पाला है। यानी ज़मीन तो वही रहती है, ज़मीन तो वही रहती है, वो कहीं नहीं जाती, लेकिन जो पीढ़ियाँ हैं मनुष्य वो आते रहते हैं जाते हैं, उनका जन्म होता है, बड़े होते हैं, उनके वंशज होते हैं, पुत्र पौत्र परपौत्र, इस तरह वो अपनी जो ज़मीन आगे से आगे उनको देते जाते हैं, वो आगे से आगे जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने बोला है कि इनकी कई पीढ़ियों को मैंने पाला, यानी इनके जो पिताजी, दादा परदादा सब यहीं पर रहे हैं, उनको मैंने ही पाला है। और वो भी ऐसे कहते रहे मेरी ज़मीन करते गए और वो भी चले गए, उनके बाद आप आए। तो इस तरह उन्होंने तब बोला कि यानी ये पीढ़ियाँ मैंने इनकी पीढ़ियों को पाला है और वो उनको जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देख चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता है और ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। अब देखिए महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई क्या हुए, लज्जित हुए। लज्जित यानी शर्मिंदा हुए। जैसे महात्मा जी ने बोला कि ज़मीन क्या कह रही है कि मैं दोनों में से किसी की नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों अवश्य मेरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बात सुनते ही दोनों भाई क्या हुए, बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। यानी जैसे महात्मा जी ने बोला तो उनको बहुत शर्मिंदा हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर, लोहा गर्म देख नहीं, उनको लगा था ये अब पिघल गए, इनका गुस्सा शांत हो गया है, देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा। अब उनको लगा ये समझ सकते तो उन्होंने समझाया और कहा, तनिक विचार करो, तनिक यानी थोड़ा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की भी बनी है जो तुम लोग भी की बन जाएगी। अब वो कह रहे हैं यानी ज़मीन किसी की बनी है, यानी किसी के साथ गई है। यानी हम कहते हैं ज़रूर है ये मेरी है, ये मेरा है, लेकिन हम दुनिया में जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जब जाते हैं तो खाली आ जाते हैं। वो किसी के साथ नहीं जाती है, किसी के साथ जाती है ज़मीन नहीं जाती। ठीक है, तो वो महात्मा जी भी यही कह रहे हैं कि आज तक किसी की भी नहीं बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी, यानी दुनिया में आज तक किसी के साथ वो नहीं गई है। मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता है, और हमेशा व्यर्थ यानी बेकार में, यत्न यानी प्रयास, यानी हमेशा मनुष्य कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, वो झगड़ते रहते हैं इससे, और वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। यानी हमारे पास जो भी चीज़ है वो हमारी अपनी नहीं है, क्योंकि वो आती है और जाती है।
जैसे पैसे, धन, दौलत, वो क्या है, हम अपना अपना कहते रहते हैं, उसके लिए झगड़ते हैं, लेकिन वो हमारे पास कभी नहीं टिकता, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए, कुछ भी नहीं। यानी जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनके भी पास बहुत सारी ज़मीनें, राज्य, महल, सोने चांदी खूब होता था, लेकिन वो अपने साथ ले गए कुछ नहीं। वो भी हमेशा यही कहते ये ज़मीन मेरी है, ये महल मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, लेकिन अपने साथ वो कभी भी कुछ नहीं ले गए। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। यानी वो जिस तरह खाली हाथ दुनिया में आए हैं, जिसका जन्म होता है वो खाली हाथ आता है, अपने साथ कुछ लाते हैं, कुछ नहीं लाते, वैसे ही खाली हाथ आते हैं और वैसे ही दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं। यानी अपने साथ वो कुछ नहीं ले जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ ले जाते हैं। देखना आगे, तुम लोग इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने में क्यों तुले हुए हो। ये भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन, संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन की भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक से के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों में और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने अपना महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने में लगे। अब शब्दार्थ देखिए, अनमोल यानी जिसका मूल्य अनंत हो, नष्ट खत्म, लोक संसार, परलोक दूसरा लोक, मूल्यवान कीमती, भक्ति ईश्वर की पूजा, संवर जाना यानी सुधर जाना, कर्म काम, अपेक्षा तुलना, समीरण यानी ध्यान। ठीक है, अब महात्मा जी क्या कह रहे हैं, तुम दोनों भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को, यानी बहुमूल्य जीवन, यानी हमें जो जीवन मिला है वो हमारा अमूल्य है, ठीक है, तो इसको नष्ट करने में क्यों तुले हो, क्योंकि ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता। जो हमारा ये जीवन होता है इसको फालतू क्यों बेकार गंवा रहे हो। ये भूमि न तुम्हारी है न ही तुम्हारी बनेगी, यानी ये जो ज़मीन है जिसके लिए तुम झगड़ रहे हो, न तो ये तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ तुम्हारा नहीं है। महात्मा जी कह रहे हैं भूमि क्या, जितने भी ज़मीन है, जायदाद है, धन है, पैसे है, ये सब कुछ क्या है, ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये किसी के पास नहीं रहता, ये आता जाता रहता है। लेकिन तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। यानी जो हम कर्म करते हैं, जो हम काम करते हैं, जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जैसे गरीबों की मदद करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, किसी को बोल के तकलीफ नहीं देते, किसी को सताते नहीं हैं, और गरीबों की मदद करते हैं, भलाई करते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं, हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो हमारे अच्छे कर्म ही हमारे आगे काम आते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, और भगवान की भक्ति ही हमारा आगे काम आती है। अच्छे कर्म तुम जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, से सब कुछ बेकार है। यानी जो तुम्हारे अच्छे कर्म है, तुम्हारे भक्ति है, भजन भक्ति, ये जो काम है, आपके अच्छे कर्म हैं, वही हमारे आप जब परलोक सिद्धार्थ जाते हैं, लोक परलोक सिद्धार्थ जाते हैं, तो वही आपके साथ चलते हैं, न कि सोना चांदी जमीन जायदाद, ये आपके साथ नहीं चलते हैं, आपके अच्छे कर्म ही आपके आगे साथ चलते हैं। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय के व्यर्थ यानी बेकार में नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों में और नाम सुमिरन में लगाओ। यानी वो महात्मा कहते हैं कि ये जो तुम्हारे मनुष्य जन्म है ये मूल्यवान है, ये बार बार आपको नहीं मिलेगा, तो इस मनुष्य जीवन को आप हमेशा अच्छे कर्मों में, यानी व्यर्थ गंवाने की बजाय की तुलना में जीवन को अच्छे कर्मों में और अपेक्षा यानी तुलना, यानी इसकी व्यर्थ गंवाने की तुलना में जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। यानी भगवान के नाम, अच्छे काम, गरीबों की मदद, दया
और अच्छा बोलो, किसी हमेशा हर किसी की मदद करो। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो आपके साथ आते हैं, जिससे तुम्हारा लोक परलोक यानी तुम्हारा परलोक संवर जाएगा यानी सुधर जाएगा। तुम्हारा दोनों ही महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही महात्मा जी ने ये बताया कि तुम अपना जीवन व्यर्थ बेकार कर रहे हो और अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक यानी तुम्हारा संसार सुधर जाएगा। तो ये जब उन्होंने बताया तो दोनों ही महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए यानी उनकी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे और उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगे, यानी सबके साथ अच्छे से बोलने लगे और व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने में लग गए। यानी जब महात्मा जी ने बोला तो उन्होंने जो बुरे काम थे, जो लड़ाई झगड़ा, सब त्याग दिया और अच्छे काम में लगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। इस कहानी में हम क्या समझा, यानी हम दुनिया में कैसे आते हैं, खाली हाथ आते हैं और हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हम दुनिया से खाली हाथ ही जाते हैं। ये धन दौलत जमीन जायदाद ये सब बेकार है। तो यानी जो दुनिया में राजा महाराजा आए, जो बड़े नेता लोग हैं, सब है, वो आते तो खाली हाथ ही आते हैं, लेकिन वो जब यहाँ आते तो सब बिना वजह व्यर्थ में झगड़ा करते हैं। ज़मीन मेरी है, ये पैसे मेरे हैं। वो ज़मीन के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते हैं, किसी का मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी का गलत करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, परेशान करते हैं और मतलब दूसरे तो क्या अपने सगे खून के रिश्ते, अपने भाई बहन, अपने माता पिता तक से झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये सब व्यर्थ है, ये हमारे जीवन में ये कभी काम नहीं आते। ये ज़मीन है, ये पैसे धन दौलत कुछ काम नहीं आते। लेकिन हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, भगवान भक्ति में लगे हुए होते हैं, मदद करना, गरीबों की मदद करना, ये सब क्या है, यही हमारे जो कर्म हैं वो हमारे आगे काम आते हैं। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.